हाय गाइस, आवाज़ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज जो है आपके 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी में जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका अंतःप्रेव्य जालिका। इसे हमने आपको कल भी पढ़ाया था। तो ये टॉपिक कल हमने इसकी संरचना के बारे में, खोज के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से आपको समझाया था पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए, उसका जो है कुछ हिस्सा रह गया था। वो क्या रह गया था कि अंतःप्रेव्य जालिका के प्रकार, यानी कितने प्रकार की ये अंतःप्रेव्य जालिका होती है। तो देखिए यहाँ पर देखें, अंतःप्रेव्य जालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ठीक है भाई। तो आते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रकार की है। सबसे फर्स्ट नंबर पर है हमारी रुक्ष या खुरदरी अंतःप्रेव्य जालिका। फर्स्ट का क्या नाम है? रुक्ष या खुरदरी अंतःप्रेव्य जालिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म RER है, ठीक है। R फॉर, यहाँ देखिए, R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। ओके, तो इसे हम RER भी कह सकते हैं। तो इसे रफली क्यों कहते हैं अंतःप्रेव्य जालिका? मैंने आपको बताया था कि जाल के रूप में भी होती है और स्वतंत्र रूप में भी होती है। जाल के रूप में भी जुड़ी हुई होती है संयुक्त अवस्था में, और ये स्वतंत्र रूप से बिखरी हुई होती है कोशिका के अंदर। तो देखिए, इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वाली खुरदरी अंतःप्रेव्य जालिका या रफली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम के कण चिपके हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये चित्र बनाए हैं दो, तो इसके ऊपर क्या है? ये दाने दाने से हैं चारों तरफ, ये इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो क्यों है ये भाई? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम के कण हैं। अब ये राइबोसोम के कण के अगर देखिए कुछ रुकावट से आ गई है तो हम उसे बोलते हैं खुरदरा, ठीक है। कोई रास्ते में अगर क्या है, ईंट रोड़े पड़े हैं या उबड़ खाबड़ सा है तो उसे बोलते हैं खुरदरा। तो ये क्या है? तो इसी की वजह से, राइबोसोम के कण उपस्थित होने की वजह से इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है रफली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार होता है हमारा चिकनी अंतःप्रेव्य जालिका। क्या होता है? चिकनी अंतःप्रेव्य जालिका, ठीक है भाई। चिकनी किसे कहते हैं? यानी कि जो कोई क्या है, स्मूथ हो, समतल हो बिल्कुल, जैसे हमारा फरस होता है चिकना, ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम चिकना। तो इस चिकनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रेव्य जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है SER। क्या है? SER। ओके, तो ये क्या है हमारा? SER, ठीक है। S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ये होता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, तो इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे चिकनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर क्या है हमारा? इस पर राइबोसोम के कण नहीं है। क्या नहीं है इस पर? राइबोसोम के कण नहीं है इस पर, ठीक है, इसलिए इसे चिकनी अंतःप्रेव्य जालिका कहते हैं। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म SER है। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा, इस पे राइबोसोम के कण नहीं है, इस पे राइबोसोम के कण हैं, तो इसी के आधार पर इसको क्या बोलते हैं? इसको रफली बोलते हैं और इसको स्मूथ बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं इसके कार्य के बारे में। कार्य के बारे में मैं अभी आपको फोकस कराता हूँ, मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, इसको फोकस करा देता हूँ कार्य को। यहाँ से नहीं दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ देखिए कार्य लिखा हुआ गया यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आप। तो कार्य, क्या कार्य होते हैं इसके? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसके क्या कार्य हैं, इसको आपको समझना जरूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। मैंने कल आपको बताया था किससे जुड़ी होती है ये, या तो केंद्रक से जुड़ी हुई होती है या फिर क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली से
या यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है या फिर दोनों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका पहला मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच क्या करती है, विभिन्न घुलित पदार्थों का स्थानांतरण करती है। क्या करती है, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर यानी कोशिका द्रव्य के बीच में और केंद्रक के बीच में जो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोशिका है, ठीक है, और यहाँ पर ये केंद्रक है और ये सारा का सारा हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। यहाँ सारा कोशिका द्रव्य, तो इसके बीच में ये जाल होता है इस तरीके से फैला हुआ, ठीक है भाई। तो इसके बीच में केंद्रक के बीच में और कोशिका द्रव्य के बीच में जिन पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं, इनके आदान प्रदान होता है, इसको स्थानांतरण कहते हैं। तो इसमें विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है कोशिका के अंदर। आगे नई केंद्रक कला का निर्माण करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नई केंद्रक कला यानी केंद्रक का निर्माण कब करती हैं, ये करती हैं, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के वक्त में कोशिकाओं का एक मुख्य लक्षण होता है कि वे क्या होती हैं, वो बढ़ती रहती है लगातार। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है, वो चैन, एक कोशिका से दो कोशिकाएं, चार कोशिकाएं बनती रहती है, ठीक है भाई। तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर तो सेल डिवीजन के वक्त में क्या होती है, नई केंद्रक कला का निर्माण होता है। यानी उसमें जब एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगी तो नई कोशिकाओं में केंद्रक का निर्माण होगा और केंद्रक की झिल्ली बनाने में कौन भूमिका निभाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निभाएगी। आगे है हमारा आरईआर के राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए हमने भी आपको पढ़ाया था यहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफली और स्मूथली, ठीक है। तो रफली में देखिए क्या होता है, जिन पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं तो वे क्या करते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं कोशिका के अंदर। प्रोटीन, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। तो जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसईआर वसा का निर्माण, यानी कि दूसरा जो स्मूथली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है, वो वसा का निर्माण करने में सहायक होती है, ठीक है भाई। वो वसा का निर्माण और ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। आगे देखिए कोशिका का तंत्रिका तंत्र। कोशिका का तंत्रिका तंत्र कहते हैं, किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका का आकार बनाए रखती है। आकार बनाए रखने में, यानी कोशिका का आकार कैसा, अंडाकार हो या इस पंच षटकोण हो या पंचकोणीय हो, तो वो किसके बेस पर आधारित होता है, वो आधारित होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेस पर। ओके, तो ये है आपका कार्य और ये दो प्रकार आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मालूम कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।